रहे हैं मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर जो है वो 324 से 187 BC तक रही है ना। एंड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पीरियड बिकॉज इसकी जो हिस्ट्री है ना वो हम कहीं ना कहीं सोशल लेवल पर भी इसकी बात करते हैं। अशोक चक्र जो है वो हमारे हम यूज़ करते हैं कई जगह, तो इसीलिए मॉडर्न एम्पायर को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगी कि अगर जितनी भी वीडियोस में बन जाए। ठीक है, सो 1905 में एक पंडित हैं तांजोर डिस्ट्रिक्ट के जिन्होंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट आर श्यामा शास्त्री को दी, जो कि मैसूर गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। और ये एक संस्कृत टेक्स्ट था जो कि 168 फोलियोस के अक्रॉस लिखा हुआ था ग्रंथा स्क्रिप्ट में। ठीक है, और इसकी जो कमेंट्री करी थी वो करी थी भत्ता स्वामिन ने। ठीक है, भत्ता स्वामिन ने। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अननेम्ड स्क्राइब थी, इसने जो अननेम्ड स्क्राइब था उसने अपना काम बहुत ध्यान से किया था। ठीक है, उसने कुछ मिस्टेक्स भी की थी, जैसे टेक्स्ट 15 किताबें थी उस टेक्स्ट में जो अलग अलग सेवरल सेक्शंस में डिवाइडेड थी, और उसको एक टर्स और एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखा हुआ था और उसको समझना मुश्किल था। और यहाँ पे ये जो शुरू होती है किताब, तो इस पर एक ऑस्पिशियस यानी कि एक शुभ, जिसको हम ऑस्पिशियस कहते हैं शुभ ना, तो शुभ सिंबल उस पर लिखा हुआ था ओम। ओम हम जानते हैं हिंदुइज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वेदों में भी कई जगह जो मंत्र हैं उसके अंदर हम इस वर्ड का यूज़ देखते हैं। सो ओम यहाँ पर लिखा हुआ था, दैट वाज अ ऑस्पिशियस सिंबल, और उसका स्टार्टिंग ओम से था। और एक सिचुएशन थी, एक सैल्यूटेशन था शुक्र को। शुक्र और बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति क्या है? दीज आर दी प्लैनेट्स और प्रिसेप्टर्स ऑफ द डीमंस एंड गॉड्स, है ना। शुक्र और बृहस्पति क्या है? प्रिसेप्टर्स ऑफ द डीमंस एंड द गॉड्स। डीमंस यानी कि असुर और गॉड्स यानी कि देवता। तो उसके बाद में बुक आगे बढ़ती है और वो कहती है कि ये अर्थशास्त्र जो है ये ज़्यादातर बहुत सारी जो ट्रिटीज़ हैं उनकी टीचिंग्स को मिला करके एंशियंट टीचर्स ने बनाया है फॉर द एक्विजिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ को एक्वायर करने के लिए और अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किताब उन्होंने लिखी है, दोज एंशियंट टीचर्स। It then enumerated the topics covered and asserted that this work, easy to learn and understand and marked by precision in ideas, word and meaning, had been composed by Kautilya। तो उस बाद में हम ये देखते हैं कि टॉपिक्स का इन्यूमरेशन है, यानी बहुत सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई है, नंबर डला हुआ है ना। और उसके बाद में ये जो वर्क है ये ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड है और इसमें आइडियाज़ के अंदर प्रिसिशन है, वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं। ठीक है, और इसको कौटिल्य ने कंपोज किया है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो किताब है, ये जो अर्थशास्त्र है, जो टेक्स्ट है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो कि श्यामा शास्त्री जी जो लाइब्रेरियन थे मैसूर गवर्नमेंट लाइब्रेरी के, उनको जब दिया गया तो इसके अंदर ये क्या क्या खासियतें थी। ओम से शुरू हो रहा है, उसके बाद में सैल्यूटेशन है शुक्र और बृहस्पति को, इसके बाद में हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर टॉपिक्स का एन्यूमरेशन है। फिर इसके बाद में श्यामा शास्त्री थॉट द मैन्यूस्क्रिप्ट नो मोर देन अ सेंचुरी और टू ओल्ड, but he realized that the text itself was much older and represented a sophisticated and authoritative ancient work on statecraft। तो श्यामा शास्त्री को ये पता चला उसको देखने के बाद कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट तो ज़्यादा पुराना नहीं है, यानी ये जो लिखा हुआ है, इसको जो लिखा गया है, यानी ये जो कॉपी मेरे हाथ में है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये या तो 1 सेंचुरी पुरानी या 2 सेंचुरी पुरानी है मैक्सिमम। लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो टेक्स्ट है वो बहुत पुराना है, क्योंकि उसके अंदर जो एक अगर हम उसका स्टाइल देखें, अगर हम उसका पैटर्न देखें, तो उसमें एक सोफिस्टिकेटेड और एक अथॉरिटेटिव एंशियंट वर्क है वो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, यानी कैसे आपको स्टेट को रन करना है। तो उनका जो टेंटेटिव ट्रांसलेशन था इस वर्क का वो इंस्टॉलमेंट्स में हमें दिखाई देता है 1905 ऑनवर्ड से, यानी 1905 के बाद से उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ अर्थशास्त्र के ऊपर। और एक स्कॉलरली जर्नल है जिसका नाम है द इंडियन एंटीक्वेरी के अंदर हम ये देखते हैं दैट फर्स्ट टाइम इट वॉज अपियरिंग। सो उन्होंने इंटायर टेक्स्ट को 1909 में पब्लिश किया और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन आया 1915 में। 1909 में सबसे पहले उसका पब्लिशमेंट आया,
पब्लिशिंग आई और उसके बाद में 1905 में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया। और जो अटेंशन और इंटरेस्ट था जो कि श्यामा शास्त्री की पब्लिकेशन से उभरा, वो बाकी के मैन्युस्क्रिप्ट की डिस्कवरी और कमेंट्रीज की डिस्कवरी की तरफ लेके जाता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है वो सबसे पहले श्यामा शास्त्री जी ने किया है, ये हमें याद रखना चाहिए। उसके मैन्युस्क्रिप्ट उनके हाथ लगी और उसके बाद में किस तरीके से उनके पास आई, तो वो सारी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। उसके लिए क्या नाम था उनका, पंडित अंजोर के, उनके पास ये मैन्युस्क्रिप्ट थी और उन्होंने श्यामा शास्त्री जी को दी, जो कि लाइब्रेरियन है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वर्क है इसको बंगाली, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, जर्मन, इटालियन और रशियन तक में ट्रांसलेट किया गया और बहुत सारे इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी इसके हम देखते हैं। तो एक क्रिटिकल एडिशन जो कि अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट पर बेस्ड है और अर्ली मेडिवल कमेंट्रीज पर बेस्ड है, वो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पब्लिश किया आर.पी. कांगले ने 1960 में और 63 में। यानी कि एक एनालिटिकल स्टडी अगर हम देखें या क्रिटिकल एडिशन अगर हम देखें तो वो सबसे पहले किया आर.पी. कांगले ने 1960 से 63 तक। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर है ये हो सकता है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है, बट हमें इसको कवर करना है। सो सिंस इट्स डिस्कवरी इन द अर्ली 20th century देयर हैज़ बीन कंट्रोवर्सी अबाउट द एज एंड ऑथरशिप ऑफ द अर्थशास्त्र। सम स्कॉलर्स कंसिडर्ड इट अ वर्क ऑफ द मौर्य पीरियड रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य, हु प्लेड अ की रोल इन चंद्रगुप्त मौर्य's सक्सेसफुल bid for power while others assigned it a much later date। तो जब उसकी डिस्कवरी होती है अर्ली 20th century में, यानी कब हुई है डिस्कवरी, 1905 में, जब सबसे पहले अर्थशास्त्र जो है वो किसी के हाथ लगता है। उसके बाद 1909 में उसका पहला पब्लिकेशन आता है। तो उसकी डिस्कवरी से ही अर्थशास्त्र कंट्रोवर्सी में रहा है। कंट्रोवर्सी में रहने का रीज़न ये है कि वो कब लिखा गया, वो कौन सी एज में लिखा गया, उसका ऑथर कौन था अर्थशास्त्र का, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज लोगों के बीच में है। लोगों से मेरा मतलब है हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स। तो कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो इसको मौर्य पीरियड का काम मानते हैं, जो कि कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के पावर को अटेन करने में काफ़ी मदद करी। एक सक्सेसफुल बिड फॉर पावर के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया। और कुछ लोग जो हैं वो उसे लेटर डेट असाइन करते हैं, यानी कहते हैं कि ये कौटिल्य का नहीं बल्कि उनके बाद के किसी राइटर का काम है। तो द मौर्याज दैट वाज फ्रॉम 324 to 187 BC established an empire that extended over almost this entire subcontinent and even beyond it in the northwest. Dynastic history provides an essential framework for political history but not for understanding other aspects such as social, economic or religious history. Therefore, this chapter will focus on issues specifically related to the Maurya Empire, referring to other aspects only briefly. The discussion of broader historical patterns that stretch across and beyond these centuries will be taken up in chapter 8. तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये देखते हैं कि जो मौर्याज हैं जो कि 324 से 187 BC तक जिनका रूल रहा, उन्होंने एक एम्पायर बनाया। एम्पायर जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ था और सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सब कॉन्टिनेंट से थोड़ा और एक्सटेंड भी कर रहा था। तो डायनेस्टिक हिस्ट्री जो है वो हमें एक एसेंशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि उस समय की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही होगी, क्योंकि एक डायनेस्टी अगर इतने दूर तक फैली हुई है तो पॉलिटिकली इसने किस तरीके से असर डाला होगा। लेकिन ये हमें मदद नहीं करती, डायनेस्टिक हिस्ट्री हमें ये मदद नहीं करती कि हम उस समय के सोशल, उस समय के इकोनॉमिक और उस समय के रिलीजियस हालात को समझ पाएं। तो डायनेस्टिक हिस्ट्री हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, लेकिन सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में ना मदद करती है और ना ही कोई फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। यानी कि ये जो चैप्टर है ये उन इश्यूज से डील करेगा जो कि मौर्य एम्पायर से जुड़े हुए हैं और दूसरे एस्पेक्ट्स की तरफ हम कम ही ध्यान देंगे, क्योंकि दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड हमारे पास ना तो कोई रेफरेंस पॉइंट है, ना कोई फ्रेमवर्क है, ना कोई ऐसा ठोस बात है जिस पर हम बाकी चीज़ों पर एक लंबी चर्चा कर सकें। लेकिन मौर्य एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर हम एक अच्छी खासी डिबेट कर सकते हैं, एक अच्छा खासा हम बात कर सकते हैं, तो हम वही इस चैप्टर में करेंगे। डिस्कशन अगर आप ब्रॉडर हिस्टोरिकल पैटर्न्स की करना चाहते हैं जो कि इन सेंचुरीज के बियॉन्ड है, वो हम चैप्टर 8 में उसकी बात करेंगे। यानी अगले चैप्टर में हम ब्रॉडर हिस्टोरिकल पैटर्न्स की बात करेंगे, ठीक है, यानी किस तरीके से डिक्लाइन के बाद क्या होता है, दैट इज़ ऑल। सो
The sources for the Maurya period are more varied than for earlier periods. The king list in the Puranas refer to the Mauryas, but there are inconsistencies in detail. One set of texts speak of 13 Maurya kings who ruled for a total of 137 years, while another set speaks of only 9 kings. Jain works such as Hemachandra's Parishishta Parvan allude to Chandragupta's connection with Jainism. The plot of the Mudra Rakshasa, a 5th century historical drama written by Vishakha Datta, revolves around the clever machination of Chanakya, a minister of Chandragupta, against Rakshasa, a minister of the former Nand king. It is, however, uncertain whether this story has any historical basis. Buddhist versions of the Chanakya Chandragupta legend are preserved in the Mahavamsa and its 10th century commentary, the Vamsathapakasini. Some information on Chandragupta is also available in the Milinda Panha and Mahabhashya.